नमस्कार, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे खास शो टॉकिंग लाइफ विद रवि कौशल में। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास मेहमान कनकलता मैम। कनकलता मैम शिक्षा के फील्ड में काम करती रही हैं और उन्होंने अभी एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी है सावित्रीबाई फुले पे, देश की पहली अध्यापिका का जीवन संघर्ष। तो आखिर इस किताब को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या हम आज का जो पूरा भारत है उसको सावित्रीबाई फुले के बगैर इमेजिन कर सकते हैं? तो इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कनकलता मैम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये किताब लिखने की जो भी हम कहें इंस्पिरेशन कह लीजिए या फिर हम कह लीजिए थॉट कह लीजिए, वो किस तरीके का था कि क्यों लिखा जाना चाहिए सावित्रीबाई फुले पे? चूँकि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे पढ़ने की सुविधा, यहाँ तक पहुँचाने की सुविधा यूँ ही नहीं मिली है, इसकी शुरुआत माता सावित्रीबाई फुले ने ही की थी। तो पढ़ने-लिखने के बाद जब मैं थोड़ा पढ़ाने की प्रोसेस में आई, फिर मैंने सावित्रीबाई फुले का नाम सालों पहले सुना था, करीब 1 दशक पहले सुना था। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये हैं कौन? हुँ, हुँ। फिर धीरे-धीरे जानकारी जब मिली, तब मैं हैरान रह गई कि क्या इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ और मैं इनके बारे में जानती तक नहीं। हुँ, फिर धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया इनके बारे में, जानकारी इकट्ठी शुरू की इनके बारे में। तो थोड़ी-सी जानकारी मुझे हुई और मैं समझ पाई कि वास्तव में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि उन्होंने जितने सामाजिक संघर्ष किए, आंदोलन किए महिलाओं के लिए और वंचित समाज के लिए भी, चूँकि मैं दोनों से आती हूँ, एक वंचित समाज से भी और एक महिला वर्ग से भी आती हूँ। तो इन दोनों ही रूपों में माता सावित्रीबाई फुले और इनके जीवन साथी ज्योतिबा फुले के ज्योतिबा बिना फुले। ये जो संघर्ष है, मेरा यहाँ तक पहुँचना है, ये लगभग असंभव था। अब हम तो ये आपका ही नहीं, देश की हर एक बिल्कुल, लड़की का जो बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो एक महिला होने के नाते ये मेरा पहला कर्तव्य था कि मैं उस महिला को जानूँ कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे अलावा तो बाकियों तक तो मैं बाद में जाऊँगी, पहले तो मैं खुद जानूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। तभी तो मैं अपने साथ दूसरे को लेकर के चलूँगी कि हाँ, मेरे अलावा भी बहुत से लोग थे जिनके जीवन में माता सावित्रीबाई फुले की भूमिका थी। तब जा कर के मेरी जो स्टडी इस इनके बारे में खोजबीन शुरू हो गई, थोड़ी ठीक-ठीक हुई। इसमें सोशल मीडिया का भी काफ़ी योगदान था। मैं उनके माध्यम से देखती थी, लोगों के विचार सुनती थी। गूगल ने डेडिकेट भी किया बिल्कुल, उनको, है ना? बिल्कुल, वो वाला बिल्कुल। काफ़ी मार्मिक जी, फ़ोटो है वो जो। बहुत ही प्यारा उसमें। और इनके कुछ ही दिनों के बाद उनका फ़ातिमा शेख का भी हुँ, है, हुँ। जो इन्हीं की साथी थी, इन्हीं की दोस्त भी थी। पहली मुस्लिम वुमेन महिला, टीचर। जी, बिल्कुल। हाँ। और दूसरी महिला टीचर, भारत की दूसरी महिला आधुनिक शिक्षिका। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब अब लेकिन मैंने इनके बारे में लिखा नहीं था, केवल स्टडी मेरी हो रही थी और लिखने के प्रोसेस में मुझे लेकर के आए वाम प्रकाशन के संजय कुंदन जी। हुँ, हुँ। उनका एक दिन फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो वंचित समाज के नायकों को, स्त्री-पुरुष जो नायक हैं, उनको लेकर के एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं किताबें लिखने की। जो दूसरे लेखकों को वो हायर दूसरे लेखकों के माध्यम से वो अप्रोच कर रहे हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि लिखें। तो इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में लिखना चाहूँगी? तो ये मेरे लिए एक तरह से कहते हैं अवसर, सपने जैसा था नहीं? बिल्कुल, अवसर हाँ। मेरे पास एकदम से आ गया। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं लिख दूँगी। तब मैं उस समय मैं सिद्ध साहित्य पर अपनी शोध को लिखने के अंतिम प्रोसेस में थी। वो प्रक्रिया अंतिम रूप से चल रही थी। तब मैंने उस काम को वहीं रोक दिया, क्योंकि उसके प्रकाशन की अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन चूँकि ये किताब प्रकाशित हो कर के मेरी बहनों के सामने आ सकती है, माँओं के सामने आ सकती है, तो इसके लिए मैंने उस काम को वहाँ रोक कर के फिर इन पर काम शुरू किया और करीब 1 साल तक मैंने स्टडी की इन पर। हुँ, हुँ। और फिर जा कर के डीप स्टडी की, जो इसके पहले जो मेरी स्टडी थी वो एक विद्यार्थी के रूप में थी। बहुत किताबें नहीं है वैसे, जी, इतना बड़ा बहुत फ़िगर होने के बावजूद बिल्कुल, भी मैं भी सर्च कर रहा था तो बहुत किताबें नहीं हैं। तो जी, ये किताब आपने कॉम्पैक्ट में मतलब बात कह दी है। जी। एक्चुअल में जब ये किताब लिखी गई थी, तो ये किताब ओरिजिनली यदि आप देखेंगे तो इससे कम से कम 3 गुना है, हुँ, हुँ। मटेरियल उसमें। जो मतलब जो कंटेंट है, वो इसके कंटेंट है जो उसमें इससे कम से कम 3 गुना है।
तो 3 आपने से काफ़ी छोटा हाँ, छाँट-छाँट की। हाँ, तो प्रकाशक महोदय के साथ बातचीत होते-होते तो जब उनकी और मेरी हम दोनों की ही ये आम राय थी, मतलब कॉमन धारणा थी कि जो पाठक है नया, जो नया पाठक वर्ग है उसकी रुचि थोड़ी बदल गई है और वो मोटी किताबें उतनी नहीं पसंद कर रहा है, तो और इसको कॉम्पैक्ट किया जाए और इसको हुँ, हुँ। किया जाए। स्लीक किया जाए। जी, तो एक जो चीज़ इसमें है मतलब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ देखिए आज महिलाएँ जो हैं मतलब सब जगहों पे है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लेके हम कहें कि मतलब कोई भी उपलब्धि का वैसा क्षेत्र नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। जी। भारत में भी अगर हम बात करें तो। मतलब लेकिन ये बात मैं ये कहूँ कि हम लोगों के लिए इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि एक ऐसे दौर में जब जहाँ पे महिलाएँ जब पैदा हो रही हैं तो उनके मतलब छाती के ऊपर जिसे हम कहें कि खाट रखकर मार दिया जा रहा है। जी, नहीं बिल्कुल। ये इस बिल्कुल तरीके की सच है। प्रथा थी हुँ, कि मतलब सिर उनकी पर। उनकी उनके सिर तोड़ दिए हुँ, जाएँ। हुँ, हाँ, हुँ, पैदा होते ही सिर तोड़ दिए हुँ, जाएँ या हुँ, फिर इतनी निर्मम बिल्कुल। कहानी थी। हुँ। तो मतलब ऐसे में मैं ये कहूँ कि क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता सकती हैं कि ये भारत किस तरीके का था? मतलब सावित्री बाई फुले के बनने की कहानी जो है, किस भारत ने लिखी थी? सावित्रीबाई फुले के बनने की कहानी यदि कहा जाए तो ये अंग्रेजी काल ने, ब्रिटिश काल ने लिखे। हुँ, हुँ। ब्रिटिश यदि यहाँ नहीं आए होते, ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए होते, अंग्रेज़ यहाँ नहीं आए होते, तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले का शायद, कहते हैं माहौल होने के बावजूद शायद वो नहीं आ पाती, क्योंकि अब उनके अंग्रेज़ हैं, इसके बावजूद उन्होंने कानून बना दिया है बिल्कुल बराबर सबके लिए। इसके बावजूद अंग्रेज़ों को छोड़ दें यदि, तो सारे भारतीयों को के लिए उन्होंने एक जैसे कानून बनाए हैं कि एक जैसा अपराध होने पर चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सज़ा एक जैसी मिलेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, बिल्कुल। तो सीआरपीसी। उस माहौल में भी जब माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर हमले हुए थे। हुँ, ये हुँ। हम सब जानते हैं कि 2 लोगों को उन्होंने ₹12 दे कर के, उस ज़माने में ₹12 दे कर के इनको मारने के लिए भेजा था, ज्योतिराव फुले को। हुँ, हुँ। इसके अलावा जो सावित्रीबाई फुले थी, इनके साथ तो जो घटनाएँ होती थी वो तो किताब में दर्ज है ही कि टट्टी फेंक देना, गोबर फेंक देना, पत्थर फेंकना, कीचड़ फेंकना, ये सब तो होता ही था। इसके अलावा ये कहना कितना ठीक होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रही हूँ कि जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ये नारा दिया था कि कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने अपने गुंडे भेजे इनके, मतलब लठैत रखते थे वो, जिनको मैं तो गुंडा कहूँगी। हुँ, वो हुँ। लठैत रखते थे, वो बाकायदा किताबों में, इतिहास की किताबों में बीएल ग्रोवर ने अपनी इतिहास की किताब जो है उसमें बताया है कि बीएल कि ये लठैत चलाते थे, मतलब इनका अखाड़ा था। तो जिसमें ये युवाओं को लाठी चलाना वगैरह सब सिखाते थे। उनकी माध्यम से अब उन्होंने भेजे थे या किसने भेजे थे, लेकिन उनके लोग आए थे इनको धमकाने के लिए, इनके दरवाजे पे धरना देते थे। इनके जो टीचर्स थे, जो एक शिंदे नाम के टीचर थे, उनका नाम भिंडे था। हुँ, हुँ। भिड़े। भिंडे, जी, भिड़े। तो उनको उन्होंने धमका करके और हटा दिया। कई ऐसे टीचर थे जो इनके स्कूलों में पढ़ाते थे, लेकिन उनको धमकी दे कर के हटा दिया कि यदि आप लोगों ने इनके स्कूल में पढ़ाया, जिस स्कूल में दलित और महिलाएँ। शूद्र और महिलाएँ पढ़ती हैं, उसमें आपने पढ़ाया, तो हम आपका सबसे पहले सामाजिक बहिष्कार करेंगे और भी हिंसक गतिविधियाँ भी उनके साथ करने की धमकी दी गई। तो बहुत सारे टीचर्स इस वजह से भी छोड़ के गए। जो तिलक थे, वो कह रहे थे कि राष्ट्र सबसे पहले है और राष्ट्र की अंग्रेज़ों से स्वाधीनता पहले है, सामाजिक आंदोलन, इसके लिए उन्होंने बाकायदा, आप देखेंगे बहुत सारे उसमें के जो अखबार हैं, वो लिख रहे हैं कि राष्ट्र के नाम पर इन्होंने महिलाओं, दलितों और शूद्रों की शिक्षा को कहा कि उनकी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि यदि उनको शिक्षित करेंगे तो समाज बटेगा। क्योंकि सवर्ण समाज इनकी शिक्षा को पसंद नहीं करता, इसलिए यदि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते हैं, तो इनकी पढ़ाई-लिखाई और इनके लिए जितने आंदोलन चलते हैं, चाहे महिला हो, चाहे शूद्र हो या दलित हो, इनके लिए जितने भी आंदोलन चलते हैं, इनके पक्ष में, इनकी अच्छी स्थिति के लिए जितने आंदोलन चलते हैं, उन सबको बंद किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अभियान चलाए थे। हुँ। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उसमें के अखबार कह रहे हैं। तो मतलब ये बात सही है लेकिन क्या ये भी बात है कि मतलब सती पे जो है रोक हुई है ना? कि जी।
अ, औरतों को जो जिंदा जला देने की बात जो जी, है, जी। कि पति मरा तो आप भी जो है मर जाइए, हुँ, और उसके बाद में उसकी जो उसके हिस्से आने वाली जो प्रॉपर्टी है वो हुँ। फिर मर्द या फिर घर के दूसरे लोग रख पाएंगे। सिर्फ़ इतना ही नहीं। और जब वो हाँ, औरत जलाई जाएगी तो जी। उसकी जो उसका जो सोना है हुँ, वो वो पुरोहित या ब्राह्मण लेंगे। बिल्कुल। ये बात सही है? बिल्कुल सच है, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल सच है कि और इसलिए उनको जलाने पे जोर था? बिल्कुल। और सबसे अधिक ज़ोर जो होता था वो ब्राह्मणों का होता था। और वो ब्राह्मण, जैसे आप देखेंगे कि ब्राह्मणों में भी अलग-अलग श्रेणियाँ बनी हुई हैं। लेकिन वो कुछ ब्राह्मण तो इनके स्कूलों में भी आते थे, तो बिल्कुल ब्राह्मणों को आते आप थे। कैसे कहेंगे? देखिए, अब मान लीजिए कि या मैं 2 धाराएँ थी? हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल 2 धाराएँ थी। 2 धाराएँ, आप कितनी भी धाराएँ मान लीजिए, एक तो पूरी तरह से कट्टर कि अंग्रेज़ों के साथ थे और वो बिल्कुल भी अंग्रेज़ों के से भारत से अंग्रेज़ों को जाने देना नहीं चाहते थे। एक भारत की आज़ादी के पक्ष में थे लेकिन सामाजिक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। एक जो दोनों के पक्ष में थे। हुँ, हुँ। मतलब इसमें कई तरह की छोटी-छोटी धाराएँ चल ही रही थी। तो 2 धारा हम मुख्य मान सकते हैं कि एक तो अपनी आज़ादी तो चाहता है लेकिन दूसरे की आज़ादी नहीं चाहता है। जैसे हुँ, कि हमारे घरों में बहुत सारे पुरुष जो होते हैं वो वंचित समाज के लिए अधिकार तो चाहते हैं लेकिन अपने ही घर की महिलाओं को आज़ादी नहीं देना चाहते। उनके अधिकार उनको नहीं देना चाहते। तो ये तो धाराएँ चलती ही रहती हैं। हुँ, अब रही जो वो जो ब्राह्मणों का एक वर्ग, देखिए ब्राह्मणों का एक वर्ग जो है जो श्मशान भूमि में कर्म क्रिया करवाता है, मतलब अंतिम संस्कार करवाने में जो होते हैं, हुँ, हुँ। उनका एक अलग वर्ग है, वो अछूत है अपने ब्राह्मण समाज में। महापात्रा जिसे कहा जाता जी, है। जी। और तो ये जो ब्राह्मण होते थे ये क्या करते थे सामूहिक रूप से ये कहीं यदि किसी धनी व्यक्ति की मौत हुई, वो व्यक्ति कितना धनी है पहले पता करते थे कि कितना धन ये दे सकता है। उसके बाद उसके घर वालों को बोला जाता था कि तुम जितना ज़्यादा सोने का गहना या जो भी तुम्हारे पास गहना है पहनाओ। अधिक से अधिक जितना ज़्यादा पहनाओगे उतना अच्छा स्वर्ग में पोज़ीशन मिलेगा तुम लोगों को। हुँ, तो वो जलाने के बाद जब महिला सती हो गई, जलाने के बाद उसको इकट्ठा करते थे उसके ज़ेवर। और इसके अलावा इसके साथ-साथ जो ब्राह्मण खड़े होते थे अंतिम संस्कार के समय, मतलब सती को महिला को सती किए जाने के समय, तो वो सब पहले से डिसाइड किए रहते थे कि एक आदमी देखो कि उसके हाथ में कितने गहने हैं, गिन के रखो। उसके पैर में कितने गहने हैं, गले में कितने गहने हैं, माथा पर कितने गहने हैं, ये सब गिन के रखो ताकि हम लोग बाद में ढूँढें तो हमको काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो। और इसको इसके लेके झगड़े भी होते थे? बहुत एक-दूसरे का खून खराबा करते थे। अच्छा, वहीं पर बल्कि कई बार तो चिता आधी ही जली होती थी। ये डॉक्यूमेंटेड है? बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। हाँ। मैं नाम भूल रही हूँ, एक व्यक्ति ने जिनका नाम है मैं उनका नाम भूल रही हूँ, वो अच्छा कुलपति रहे हैं, तो उन्होंने किताब भी लिखी है सती प्रथा करके, सती प्रथा, बाल हत्या और वेश्यावृत्ति करके देवदासी। हुँ, उसमें उन्होंने इस किताब का नाम है इसमें, हुँ, उस हुँ, किताब का ज़िक्र मैंने किया है, लेखक का भी ज़िक्र किया है। उन्होंने बीभत्स कहा, उन्होंने कहा हमारे देश के लोग कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस देश में माँ को स्वर्ग से भी बड़ा मानते हैं, उसके लिए ऐसे-ऐसे इन्होंने अपनी ही माँ को जलाने के लिए, उन्होंने किताब में घटनाएँ बताई हैं। एक बेटा अपनी माँ को जलाने के लिए इतना बेताब है, उसकी माँ, अब ज़ाहिर-सी बात है आग लगेगी, किसी को भी जलन होगी तो वो तो भागेगा ही। उठ कर के बेचारी माँ भागी। उसने वो पकड़ कर के ले आए और कह रहा बेटा कि माँ तू मर जा, या तो तू चिता पर नहीं जल सकती तो तू पानी में डूब के मर जा या कहीं भी मर जा, लेकिन तू मर जा, नहीं तो तेरे कारण समाज में मेरी बदनामी होगी। हुँ, अंत में उसको पकड़ के जला ही दिया, हाथ पैर बांध करके जला दिया। तब यहाँ तक कि बहुत सारे जो आए थे बाहर से यात्री, जिसमें बर्नियर भी है, हुँ, पहले वो अपने देश में सुनता था कि भारत की महिलाएं इतनी अच्छी होती हैं, पति से इतना प्रेम करती हैं कि वो जिंदा जल जाने को तैयार हो जाती हैं। और वो एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि महिलाएं कैसे ऐसा कर सकती हैं। जब उसने देखा, 2-3 घटनाएँ देखने के बाद उसका उसका दिल इतना खट्टा हो गया कि फिर उसने कभी नहीं देखा। उसने लिखा कि प 12-13 साल की लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों की जो शादी हो रही है, पुरुष की उम्र 80 साल भी हो तो कोई बात नहीं, महिला की शादी उम्र जो है 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल 12 साल होते-होते विधवा हो जाती थी। मतलब वो इतने दुखी हो गए, बर्नियर जो हैं वो फिर वापस लौट गए और फिर कोई सती उन्होंने नहीं देखी।
अंग्रेज़ों ने भी जब ये तो नियम बना चुके थे वो, लेकिन फिर भी चुपके-चुपके वो लोग सती जो पालन है, ये किया करते थे। और अंग्रेज़ अधिकारी पहुँचते थे, उन्होंने ये लिखा है, जो किताब का ज़िक्र कर रही हूँ मैं, तो उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज़ बाकायदा देखने जाते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि नहीं भई, ये महिला अपनी मर्ज़ी से हो रही है सती। तो वो देखने जाते थे बाकायदा कि ये महिला अपनी मर्ज़ी से सती हो रही है या ज़बरदस्ती किया जा रहा है इसके साथ। तो अंग्रेज़ों को कई बार पीछे रोक देते थे, और ये करने वाले या परिवार के लोग होते थे, जो परिवार के पुरुष होते थे, और नहीं तो वो ब्राह्मण, या फिर ये दोनों होते तो थे। अब ऐसे में एक जो क्वेश्चन है ना इसमें कि जो यहाँ पे उठता है कि आपने इसमें ज़िक्र किया है कि ये जो एक दूसरे को पैर पैर छूने का जो वो पूरा हम ये कहें कि संस्कार है, हुँ, वो ज्योतिबा जब छोटे हैं तो वो देखते हैं हुँ, और वो जो है मतलब ब्राह्मणों के एक फैमिली में जाते हैं आम तो और वहाँ पे देखते हैं कि एक दूसरे के पैर छुए जा रहे हैं तो वो एक जी, ब्राह्मण के पैर छूते हैं। हुँ, तो वो उन्हें मतलब डाँट के भगा देता है हुँ, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हुँ, तुमने मुझे छुआ, जी, हाँ? जी, तो मतलब ये था कि ज्योतिबा और सावित्री मतलब सावित्री को पढ़ाने में या सावित्री को या फिर ज्योतिबा ने क्यों सोचा कि सावित्री को जो है पढ़ाया जाना चाहिए? उनके पास एक किताब थी शायद, जी। लेकिन वो पढ़ना लिखना उस तरीके से जानती नहीं थी। हाँ, जब वो छोटी बच्ची थी तो एक बार मेले में गई थी। साप्ताहिक बाज़ार था शायद, या हुँ, मेला था कोई, तो परिवार के लोगों के साथ गई थी। जब वो वापस वहाँ से लौट रही थी तो देखा उन्होंने कि एक पेड़ के नीचे कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस उत्सुकता, बच्चे की जो उत्सुकता होती है, वो खड़ी हो गई। तो उन लोगों ने, जो वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा बच्ची को, वो क्रिश्चियन थे, और तब उन्होंने बच्ची को एक किताब दी। अब वो तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं थी, लेकिन तो बच्ची डर भी गई थोड़ा-सा, क्योंकि वो अजनबी थे, और घर में सबको सिखाते हैं बच्चे को कि भाई अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेते। तो किताब जब दी तो बच्ची ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें चित्र भी बने हुए हैं, तुम चित्रों को देखो, हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत कहानी समझ में आए इसमें से, हुँ, जो भी लिखा हुआ है। बच्ची खुशी-खुशी उछलती-कूदती किताब अपने घर ले गई। हर बच्चा जब बाज़ार से या मेले से जाता है तो दिखाता है घर में छोटे भाई-बहन को ही, या अपने घर वालों को, कि देखो हमने ये चीज़ खरीदी। हुँ, हुँ, तो इसी खुशी में इसी उत्साह से उन्होंने भी दिखाया अपने पिता को कि मुझे ये चीज़ मिली है। पिता एकदम से शॉक्ड हो गए, नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए, क्योंकि उनको डर था कि यदि कहीं किसी ने देख लिया। एक तो शूद्र हैं हम, मतलब हुँ, ये लोग शूद्र थे, ब्राह्मणों की व्यवस्था में, हुँ, शूद्र थे, दूसरे बच्ची, लड़की। अब वो डर गए कि कहीं किसी की नज़र पड़ जाए, किसी सवर्ण व्यक्ति की, ख़ास करके ब्राह्मण की, तब तो मेरी बच्ची को मार ही डालेंगे, और फिर पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे परिवार के साथ क्या करेंगे, पता नहीं। तो उन्होंने एकदम से लेकर के किताब फेंक दी, जैसे साँप पकड़ा हो। हुँ, हुँ, जैसे हुँ, साँप फेंकते हैं वैसे फेंक दिया उन्होंने, और फिर बच्ची को डाँटा। बच्ची रोती रही, उसको समझ में नहीं आया, बच्ची है, कैसे क्या समझ में आएगा? फिर भी उन्होंने कहा पिता ने कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। हुँ। तुम्हें बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, छोड़ दो इसको। लेकिन वो उसके लिए तो खिलौना था, एक नई चीज़ थी, एक तो जब शादी हुई तो वो हाँ, किताब भी ले आई, हाँ, हाँ? ले आई, अपने साथ ले आई। वो हाँ। उठा कर के ले गए, अपने सामान में रख लिया, खिलौनों के साथ रख लिया। जब शादी हुई इनकी तो अपने साथ छुपा कर के ले अच्छा आई। ये भी दिलचस्प है कि ज्योतिबा ने उन्हें सिर्फ़ जो है मतलब उस समय के हिसाब से वो देश की मतलब शायद पहली ग्रेजुएट महिला भी होंगी जो बिल्कुल, हाँ, जी, बिल्कुल। मतलब कि जिन्हें ना सिर्फ़ 10वीं 12वीं पढ़ाई गई बल्कि जी, ग्रेजुएशन के बाद में वो बीएड के जी, लिए भी एक कोर्स करने गई जी, और जी, फिर बाद में जो है उन्होंने नर्सिंग का भी कोर्स किया। जी, जी। इसके बारे में बताइए ये किस तरीके का सफ़र था उनका? देखिए ये जो उस समय एक महिला को, वो भी उनके हस्बैंड जब उनको पढ़ा रहे हैं तो उनकी उम्र भी वो तो किशोर उम्र में बस अभी प्रवेश किया हुआ है उन्होंने। उसी समय उनको कैसे ये बात समझ में आई, ये तो सोचने वाली बात है वास्तव में। ये उस व्यक्ति का, और उनकी जो बुआ थी हुँ, हुँ। सगुना बाई, तो उन्होंने वो ज़ाहिर-सी बात है बचपन से पाल रही थी तो कुछ तो सिखा ही रही होंगी, बच्चे में संस्कार डाल रही होंगी। और चूँकि सगुना बाई खुद ही एक भुक्तभोगी थी, बाल विधवा थीं। हुँ, हुँ। तो भुक्तभोगी थीं और वो पढ़ाई के महत्व को समझ रही थी, क्योंकि सर जॉन जो थे, जहाँ वो काम करती थी, तो वहाँ रहते-रहते उन्होंने पढ़ाई के महत्व को समझ लिया था।
तो उन्होंने ही ये बात समझाई होगी, ज़ाहिर-सी बात है। अब उस समय फिर भी एक लड़की को, एक महिला को स्कूल में ले जाकर के दाखिला करवा कर के पढ़ाना, एक बच्चे के लिए और उस विधवा के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। वास्तव में वो हिम्मत हम सोच कर के दंग रह जाते हैं। हम आज घर से अकेले भी निकलते हैं तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अकेले चले जाएँगे। उस समय सोचते भी अजीब-सा लगता है कि कैसा रहा होगा वो समय, जब लोगों ने 2 बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। क्या सोच कर के? तो लेकिन फिर भी ज्योतिबा समझ गए, जो किताब आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसमें इसमें किताब का नाम है, हुँ, तो हुँ। उन्होंने उसको पढ़ा और वो समझ गए कि दुनिया में जितने भी ये जो परिवर्तन हैं, ये शिक्षा के बिना हो ही नहीं ये सकते। भी उन्हें समझ में आया था कि मतलब आपकी किताब से पढ़ के आता है कि पढ़ के समझ में आता है कि वो जो है मतलब भारत में ही नहीं पढ़ रहे, वो मतलब जिसे हम अंग्रेज़ों के द्वारा जो गुलामी है और उस गुलामी ने पश्चिम के समाज पे किस तरीके के दाग छोड़े हैं, हुँ, वो भी जो है वो मतलब समझ पा रहे थे कि गुलामों बिल्कुल। की स्थिति जो है पूरी दुनिया में एक जैसी एक है। जैसी ही है, हाँ, मतलब हम कोई अलग नहीं हुए बिल्कुल। हैं, हाँ? तभी शायद वो उनको थॉमस क्लार्कसन की जी, किताब थी। थॉमस क्लार्कसन की जीवनी थी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, और एंडरसन की किताब इनकी पत्नी ने पढ़ी थी। जी। तो जब इन्होंने देखा कि वहाँ दासों की हालत बिल्कुल हमारे जैसी है, हमारे देश के वंचितों के जैसी ही है और वो विद्रोह कर रहे हैं। तो उनको समझ में आया कि जब वो विद्रोह कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बेशक उन्होंने 100, मान लीजिए 100 विद्रोह किए हों, 100 में ना जीते हों, 10 में तो जीते हों, 5 में तो जीते हों, कम से कम 5 की ही जीत, 5 विद्रोहों में जीत 95 हारों पर भारी पड़ जाती है। हुँ, हुँ। तो ये बात उनको समझ में आई ज़रूर होगी, नहीं तो इतना बड़ा कदम वो नहीं उठा सकते थे। क्योंकि किस विश्वास के बल पर उठाते? एक विश्वास, कोई भी जो विश्वास होता है हमसे वो काम करा लेता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। शायद बाबा साहब इसीलिए कहते थे कि बिल्कुल। अ, अगर फूले नहीं होते तो वो भी हाँ, नहीं होते, जी, हाँ? इसीलिए मैंने इसकी भूमिका में भी लिखा है कि बाबा साहेब हमारे बन सके, हमारे इसलिए मुक्तिदाता बन सके क्योंकि उनके पहले ज्योतिबा और सावित्रीबाई आ चुके थे। यदि वो लोग नहीं आ पाते, नहीं होते हमारे इतिहास में, तो बाबा साहेब को वो काम करना पड़ता पहले जो इन दोनों ने किया, और फिर बाबा साहेब की ज़िंदगी उसी में गुज़र जाती। फिर वो नहीं कर पाते जो आज आज तक किया हुआ उन्होंने। हुँ, हुँ। तो इसमें मतलब एक ज़िक्र जो है आप ये भी कह रही हैं कि ये लगातार स्कूल खोल भी रही जी, थी, बंद भी हो रहे थे, जी। हाँ। हुँ, लेकिन एक तो सवाल ये है कि जब आपके पास समाज से वो नहीं है, सपोर्ट। सपोर्ट नहीं है, हुँ, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ीस दे नहीं सकते, जी। तो फिर ये स्कूल चलते कैसे थे? ये स्कूल कुछ तो ब्रिटिश अधिकारी इनको हेल्प करते थे, हुँ, हुँ। कुछ जो जैसे सयाजी महाराज थे, तो उन्होंने कुछ हेल्प की, और कुछ ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज में सभी एक जैसे थे, तो सवर्ण समाज के लोग भी थे और वंचित समाज के लोग, दलित और शूद्र दोनों समाज के लोग, जो अंग्रेज़ों की वजह से एक एक नौकरी पाने में, एक आर्थिक रूप से सक्षम होने में ज़रा-सा भी उनको सफलता मिली, तो उसका बेशक सब ना सही, बेशक आधा ना सही, बेशक हम कहें कि 1/4 3/4 भी ना सही, 1/4 भी ना सही, यदि हमारे साथ खड़े हैं, थोड़े से भी लोग थे, तो उन्होंने ही बहुत मदद की। हुँ। कई ऐसे अनपढ़ लोग भी थे, जिन्होंने बच्चों को उत्साह में, जैसे कि कुछ लोगों ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी, या कुछ बच्चों, जब बच्चे 10वीं पास कर गए या आपको अच्छे रिज़ल्ट उससे नीचे के एग्ज़ाम में भी दिखलाए, तो उन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप दी। महिलाओं को उन्होंने ब्लाउज़, यानी कि आज हमको बड़ा अजीब-सा लगता है सुनने में कि महिलाओं को कपड़े पहनने के हक नहीं थे हमारे। ऊपर के कपड़े हाँ, भी ऊपर पहने, ऊपर के नेवेली का कपड़े। जो पूरा स्ट्रगल बिल्कुल, भी बिल्कुल, हुँ, और हुँ। नीचे भी घुटने से बहुत नीचे तक, मतलब एड़ी तक वो कपड़े नहीं पहन सकती थी, ना पुरुष ना महिलाएँ। तो इन्होंने खुशी में उन्होंने कुछ लोगों ने साड़ी बाँटे, कुछ लोगों ने अंगिया यानी ब्लाउज़ बाँटे, हुँ। और उनको पढ़ने के लिए भेजा कि तुम पढ़ो तो हम तुमको और स्कॉलरशिप देंगे, आगे पढ़ने के लिए। खुद ये लोग भी, दोनों पति-पत्नी भी, फुले दंपत्ति भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करते थे। ये भी इंटरेस्टिंग है नहीं कि मतलब स्कूल एजुकेशन की तरफ हम देखते हैं तो ये हाँ, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं आती है, लेकिन पीटीएम जैसी चीज़, पेरेंट जी, टीचर जैसी मीटिंग की, जी, बच्चे मतलब घर पे वो पढ़ाई पे ध्यान दें, पीटीएम तक की शुरुआत जो है जी, उसी समय पे इन लोगों ने की। जी।
हाँ? और ये बात आज अभी हम पूछ लें यदि, जैसे बड़े-बड़े अंग्रेज़ी स्कूल हैं, चाहे नेशनल भारत के अंदर इंटरनेशनल स्कूल हो या नेशनल, यदि हम उनसे पूछ दें उनके अच्छे खासे टीचर्स से हुँ, कि हमारे देश में जो आप ये पेरेंट टीचर मीटिंग रखते हैं, ये इसकी शुरुआत भारत में किसने की? तो हुँ, उनमें से मैक्सिमम को नहीं मालूम। हुँ। जबकि वो अंग्रेज़ी स्कूल हैं, उनके पास पढ़ने की फैसिलिटी और बहुत अच्छी पहला है। बोर्डिंग स्कूल भी शायद? बिल्कुल, हाँ? पहला बोर्डिंग स्कूल भी उन्होंने शुरू किया। और इसके अलावा अनाथ हुँ, आश्रम के भारत में उसके पहले अनाथ आश्रम का मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि अनाथ आश्रम की व्यवस्था उसके पहले थी। हुँ, हुँ। बोर्डिंग स्कूल का भी अब जैसे बहुत से लोग कह सकते हैं हमारे यहाँ गुरुकुल था। लेकिन गुरुकुल आप जब देखेंगे गुरुकुल तो की वो व्यवस्था, आधुनिक नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल आधुनिक नहीं थे। इसके अलावा वहाँ बच्चे ब्राह्मण को छोड़ कर के, मैं बिल्कुल ये इस बात पे मेरा पूरा विश्वास है कि ब्राह्मण के बच्चे उतनी ज़्यादा सेवा नहीं करते थे, बाकी बच्चों को सेवा में लगा दिया जाता था कि जाओ अ, अनाज पैदा करो, जानवर को चारा खिला कर के लाओ, उनके लिए चारा लेकर के आओ, वगैरह-वगैरह। ये आपकी निजी राय भिक्षा है। ये आपकी निजी राय है। बिल्कुल, ये मेरी निजी राय भी, प्लस आप निजी राय भी इसको कैसे कह सकते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो हमको तो यही दिखाई देता हुँ, हुँ, है ना? बहुत सारे लोग भिक्षा माँगने चले गए। अब एक उदाहरण देखिए, ब्राह्मण का बालक जो है 5 साल की उम्र में विद्यालय पहुँच रहा है, मतलब अपने गुरुकुल में पहुँच रहा है। क्षत्रिय का बच्चा 8 साल में पहुँच रहा है। 3 साल में जो ये 5 साल से 8 साल का बच्चा, मतलब 8 साल की उम्र तक पहुँचने तक 3 साल तक बच्चे ने पढ़ लिया, ब्राह्मण के बच्चे ने जो पढ़ लिया, अब उसकी शुरुआत 8 साल में, दोनों की उम्र 8 साल अब हो रही है, क्षत्रिय के भी और ब्राह्मण के भी। अब ब्राह्मण का बच्चा 3 साल पढ़ चुका है, क्षत्रिय का बच्चा आ रहा है और फिर से एकदम क, ख, ग या अ, आ, इ, यदि मान लें, वहाँ से स्टार्ट कर रहा है और तब तक ये 3 साल पढ़ चुका है। इसके अलावा हम कहानियाँ उठा कर के देखिए, जो हमारी मिथक कहानियाँ, कौन से बालक गए हैं गुरु की सेवा में, मतलब भिक्षा माँगने या फिर आपको खेती का काम करने, कौन से बालक गए हैं? हुँ। वो उनकी जाति क्या है, जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएँगे ठीक है। वास्तव में। लेकिन इसमें एक जो दिलचस्प जो वाक़या है वो हम ये कहें कि ये भी है कि बहुत सारी महिलाएँ जो है वो अजन्मे बच्चों को जो है या फिर बच्चा जब जन्म ले हो गया है तो उनको मार दिया जा हुँ, मारने का क्योंकि उनके ऑनर पे सवाल था क्योंकि बिल्कुल। विधवा हैं वो पहले हुँ, से। हुँ, अब मान लीजिए वो किसी के साथ प्रेम में भी हैं फिर वो गर्भवती हुई, उनका बच्चा हुआ तो अब उनसे पूछा जा रहा है कि ये बच्चा किसका है? सही बात है। और फिर उनको मारने की तो उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए भी एक हम कहें कि हाँ। सेंटर उन बिल्कुल, लोगों ने शुरू बिल्कुल। किया। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उसका नाम था। बाकायदा उसका ऐड, बड़े-बड़े ये लोग ऐड देते थे, होर्डिंग लगाते थे। मतलब बड़े-बड़े पोस्टर लगाते थे कि जो विधवा महिलाएँ हैं, वो इस पते पर आएँ, अपने बच्चे को जन्म दें, चाहे तो यहीं रहें अपने बच्चे के साथ, चाहे तो बच्चे को छोड़ कर के चली जाएँ। आराम से जब परिवार में लौट जाएँ। उनके उनके जो ये स्थिति है उसके बारे में कि कोई जानकारी नहीं होगी अपने किसी को भी। बेटे की भी शादी उन्होंने एक शायद बिल्कुल, बाल विधवा से की। बाल विधवा से हाँ, जी। तो अब ऐसे में एक 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 तरफ जिसे हम कहें कि मतलब हमने अभी-अभी कोरोना का पैंडेमिक देखा जी, है, लेकिन एक पैंडेमिक हमने जो है उस दौर में भी देखा जी, और सावित्रीबाई फुले की जी, जो पूरी मौत होती है वो जी, भी इसी कारण से ही जी, होती है, प्लेग। प्लेग के हुँ, कारण से। तो अपने बच्चे को उन्होंने डॉक्टर बनाया ताकि वो जी, बिल्कुल। हाँ? हुँ, बच्चे को उन्होंने एक एक जो दौर था प्लेग का, उनके पति के जीवित रहते ही आया था। हुँ, हुँ, और उस समय भी इन दोनों पति-पत्नी ने अलग-अलग स्थानों पर जाकर के काम किया कि ऐसा ना हो कि 2 अच्छे खासे एफर्ट एक ही जगह लगें और बाकी चीज़ें छूट जाएँ। इससे ज़्यादा अच्छा है, जैसे गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि जब उनको अच्छे लोग मिले एक गाँव में, तो उन्होंने कहा बिखर जाओ। और एक जगह थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिले, तो उन्होंने कहा संगठित रहो, एकत्र रहो। तो उनके शिष्य ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने आपने ऐसा, जो अच्छे लोग थे उनको आपने आपने एक तरह से तो बद्दुआ दे दी। उन्होंने कहा बद्दुआ मैंने नहीं दी। एक्चुअल में जो अच्छे लोग हैं वो यदि सारे एक जगह इकट्ठे रहेंगे तो उनकी सारी की सारी एनर्जी एक ही जगह लगेगी। लेकिन यदि ये बिखर जाएँगे, अलग-अलग चले जाएँगे, तो जितने लोग होंगे उतनी जगहों पर परिवर्तन शुरू होगा, उतनी जगहों पर अच्छा काम शुरू होगा। तो ये जो फुले दंपति थे, इन दोनों ने अपने आप को अलग-अलग रखा, अलग-अलग जगह पर ये लोग गए सेवा करने के लिए। हुँ, इसीलिए, और दूसरा जो दौर आया इसमें पहले तो अकाल आया,
97 में उसके 1 साल पहले 96 में अकाल आया और उसके अगले साल चूँकि अकाल में लोग भोजन तो नहीं मिला ज़्यादा सबको, किसी तरह सबने सर्वाइव किया। अब जैसे हम कोरोना काल में देखते हैं कि कोरोना से अफ़ेक्टेड जो लोग हैं, उनका उनका तो वो जो तो हुआ गाँव सो की हुआ। तरफ लौट गए। जी, और साथ में हमारे जो स्वास्थ्य हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो काफ़ी वीक हो चुका है सबका। ये लोग मानते हैं हुँ, ऐसा। हुँ, हुँ। बहुत सारे शोध इस पर कह रहे हैं कि हाँ, कमज़ोर हुए हैं हम। उस समय भी ऐसा ही हुआ। अब जब भोजन नहीं मिल रहा है, बीमार हुए हैं तो पर्याप्त दवा नहीं मिल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा जो शरीर है, तंत्रिका तंत्र, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कमज़ोर हुआ होगा। तो जब जब बीमारी ने अटैक किया, तो बड़ी तेज़ी से उसने कैप्चर किया। तो मौत भी उनकी जी, मौत भी इनकी उसी से हुई। एक बच्चा, एक गाँव में इनको पता चला कि एक बच्चा है बीमार है और उसको लाने के लिए कोई भी गाड़ी तैयार नहीं है और कोई व्यक्ति भी उसको लाने को तैयार नहीं। ये भागती हुई गई, दौड़ते हुए बाकायदा, और वहाँ कई लोगों से उन्होंने मिन्नतें की कि बच्चे को ले चलने में मेरी मदद करो, बैलगाड़ी के और बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं उनकी बात सुनी। फिर बच्चे को पीठ पर उन्होंने लादा और दौड़ती हुई अस्पताल पहुँची और अगले दिन वो बीमार पड़ गए। तो एक इसमें ज़िक्र है कि एक उनकी ज़िंदगी में एक जो मोड़ आता है वो ये भी है कि जब वो किसानों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, हुँ, हाँ? जी। वो किस तरीके का दौर था? ये इनके हस्बैंड और मतलब ये क्योंकि हम कहें कि अ, किसानों का या संगठित किसानों के संघर्ष का हमें कोई उस तरीके का दस्तावेज़ जो है जी, वो बिल्कुल। पहले नहीं मिलता जी, है। आज के जो किसान हैं, आज के किसान आंदोलन है, इनको ऋणी होना चाहिए इस मामले में। इन्होंने सबसे पहले संगठित किया और कहा हथियार से नहीं, अहिंसा के बल पर लड़ो। हथियार से लड़ने जाओगे, बिखेर दिए जाओगे, ख़त्म कर तो दिए जाओगे। परिस्थितियाँ क्या थी कि मतलब उन्हें जो है इस तरीके का काम करना पड़ा? जो ज़मींदार थे, ये बहुत अधिक लगान लगा रहे थे। और इसके अलावा अंग्रेज़ भी इन पर बहुत सारे टैक्सेस इन पर लगा रहे थे, तो जो भी अनाज ये पैदा करते थे, इसका अधिकांश हिस्सा चला जाता था। इसके अलावा इनके जो तरीके थे खेती करने के, वो पुराने थे। ये प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको इनको लगता था कि प्रयोग यदि असफल रहा, तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएँगे। हुँ, फिर हुँ। कोई अनाज पैदा नहीं होगा, बहुत कम होगा, जिसका सीधा असर मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर पड़ेगा, जिसकी वज़ह से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। तो जो ज्योतिराव फुले थे, इन्होंने समझाया कि प्रयोग करना सीखो और हिम्मत रखो, साहस करो, और यदि तुम सब पूरी खेती पर प्रयोग नहीं कर सकते तो थोड़े से पे प्रयोग करके देखो, बाकी पर तुम पारंपरिक खेती करो और प्रयोग का जो फल है उसको फिर अगले साल देखो कि प्रयोग का नतीजा क्या आया, फिर उसके हिसाब से खेती करो। इसके अलावा इन्होंने संगठित किया किसानों को कि जो अत्याचार हो रहे हैं, प्रकृति की मार जो उसके अलावा जो अत्याचार हो रहे हैं, हमसे हमारे अनाज सारे छीन लिए जा रहे हैं टैक्स के नाम, कर्ज के नाम पर, मतलब हुँ, हुँ। ब्याज के नाम पर। तो उसको रोकने के लिए कि संगठित हो जाओ और इनका विरोध करो। ज़मींदारों को वो उनको उनके तो गोदाम हमेशा भरे रहते हैं, चाहे 2 साल का अकाल आए, 4 साल का अकाल उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। आज भी नहीं फ़र्क पड़ता, तब भी नहीं पड़ता था। हुँ, इन्होंने कहा अनाज नहीं पैदा करेंगे, अनाज नहीं पैदा करने का विद्रोह चलाया इन्होंने। कहा कि 1 साल तक खेती ही मत करो, फिर वो क्या लेंगे? क्या बेचेंगे और क्या, बेशक उनके पास खाने को अनाज है, लेकिन कमाने को तो अनाज नहीं है ना कि जिसको बेच कर के वो अर्न करें। यदि हम 1 साल तक ना करें तो इनको अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ समय तक तो चलता रहा, किसान भी भूखे मरने लगे। फिर इन्होंने सबसे कहा, पूरे समाज से, कि इनकी मदद करो, सब एक-दूसरे की मदद करो। और अपने आंदोलन को तेज करने के लिए जो इनके जितने भी व्यापार हैं, दुकान हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। न इनसे कपड़े खरीदो, न इनसे अनाज खरीदो, कुछ भी मत खरीदो। जो भी है एक-दूसरे की मदद करो, एक-दूसरे की सहायता से चलो। तब उन लोगों ने इन पर एक तरह से कहिए कि हमले करवा दिए। हमले क्या करवाए, बल्कि अजीब-सी स्थिति हो गई थी। तब कुछ जगह पर जो किसान थे वो काफ़ी विद्रोही हो गए। विद्रोही, अब सहने की भी तो एक सीमा होती है हुँ, ना, हुँ। इंसान कब तक अपने बच्चे को भूखा देख सकेगा। अब इन लोगों ने, किसानों ने, कुछ उनके गुट थे, उन्होंने दुकानों पर जो बही खाता रखते थे, अनाज जो रखते थे, तो और बही उन खाते फाड़ने शुरू कर हाँ, दिए, हाँ? फाड़ करके जलाने शुरू कर दिए कि जिसमें हमारी ज़मीनें गिरवी हैं, हुँ, वो वाले बही खाता कि हमारी ज़मीन गिरवी रख ली है, उसके बदले में भी हमसे अनाज ले रहे हैं और दुनिया भर, और बेगार करवा रहे हैं, सो अलग।
तो इन्होंने बही खाते फाड़ करके अनाज भी लूटने शुरू कर दिए। तब जा कर के ये आंदोलन हिंसक होना शुरू हुआ। फिर ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों को बहुत सारी कमियां समझ में भी आई कि हाँ, आंदोलन तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने किसानों के अपने संगठन बनाए, मज़दूरों के भी संगठन बनाए और फिर कहा कि अपने आंदोलन को जब तक तुम संगठित रहोगे, आंदोलन के बीच आंदोलन को एक साथ लेकर के चलोगे, तब तक तुम सफल रहोगे। बाबा साहेब ने जो 3 नारे दिए हैं, उन तीनों नारों का मुझे तो दिखाई देता है कि फुले दंपति के जितने पूरे जीवन भर के आंदोलन थे, उनके आंदोलन के निचोड़ के रूप में बाबा साहेब ने ये 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो। इन्होंने भी पूरे स्कूलों की श्रृंखला शुरू की, संगठित रहो और संघर्ष करो। हुँ, उन्होंने भी कहा संगठित सबको संगठित जब तक तुम संगठित रहोगे तभी तक तुम जीत सकते हो, तभी तक तुम लड़ सकते हो। अलग-अलग रहोगे ये लोग तुम्हें मार देंगे। पानी नहीं पीने दे प आप तो जानते ही हैं कि हुँ, वंचित हुँ, समाज को पानी नहीं पीने देते थे, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, पानी भी नहीं था, भोजन भी नहीं था। ये लोग पानी लूटने के लिए चले गए। और वो लोग बदमाशी क्या करते थे सवर्ण समाज के लोग कि जो अधिकारी थे वो ब्राह्मणों का खास करके और बाकी सवर्णों का भी, लेकिन ब्राह्मणों का सबसे पहले हौदा भर जो हुँ, पानी हुँ, के हुँ, हौज थे भर देते थे। और वो लोग बदमाशी क्या करते थे, ये सब म्यूनिसपैलिटी की ओर से हो रहा हुँ, है, हुँ, जबकि म्यूनिसपैलिटी का पर अधिकार, उसकी सेवा पर पुणे अधिकार, म्युनिसिपैलिटी। हाँ, हर किसी का होता है, पूरे नागरिक का होता है, जितने भी उस एरिया में आते हैं लोग, उन सबका अधिकार होता है। चाहे बिजली हो, पानी हो, जो भी चीज़ें वो प्रोवाइड कराती है, उस सब पर अधिकार होता है। लेकिन वो बदमाशी क्या करते थे, इनको दे देते थे केवल। और ये लोग खाना तो बना ही रहे हैं, नहा रहे हैं, दिखा-दिखा करके नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, अपने जानवरों को नहला रहे हैं और इधर इनके पास पानी पीने को भी नहीं है, खाना बनाने को भी नहीं है, इनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, बच्चे प्यास से तड़प के मर रहे हैं। तब इन इन लोग कई जगह पर इन्होंने लूट-पाट की, पानी को लूटा। कई जगह जा कर के म्युनिसिपैलिटी में घुस गए कि पानी हमको भी दो। तब जा कर के थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इन लोगों को, और धीरे-धीरे इन्हीं आंदोलनों के दौरान जनता ने भी जितने भी जो वंचित थे वो भी, किसान थे वो भी और मज़दूर थे वो भी, इन तीनों ने समझा कि संगठित रहने में ही भलाई है। संगठित रहेंगे तभी हम लड़ भी पाएँगे और तभी जीत भी पाएँगे। और आज के इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, इस सवाल के शुरुआत में ही, कि आज के किसानों को उनका उन ऋणी दोनों होना। का ऋणी होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया कनकलता मैम। तो ये किताब बहुत अच्छी है। हालाँकि ये इट कुड बी लेस प्रीची बट एनीवे आप ये किताब अगर आपको मिलती है, लेफ्ट वर्ड ने छापी है, वाम प्रकाशन ने, ₹225 दाम है, तो आप ज़रूर मँगाइए और पढ़िए। बाकी नए शो के साथ आपके पास दोबारा आएँगे। शुक्रिया।